So hey guys, welcome to my channel Be with Chemistry. So firstly I would like to say कि आज तक मेरे चैनल की ये सबसे बेस्ट की भी बेस्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि today's topic is numerical on colligative property and after watching this आप कोई भी numerical related to colligative property आसानी से कर लेंगे और एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल छोड़कर नहीं आने वाले हैं क्योंकि मैंने इस पे हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है, बिल्कुल टॉपिक वाइज समझाया है, आपको मैंने अप्रोच बताया है कि आप किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे जिससे आप उसका आंसर निकाल कर ही एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये बेस्ट वीडियो होने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स पे। अब आते हैं बिल्कुल मेन बात पे, तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें क्योंकि देयर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइज। यार आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज़ है जो आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 95% अबव लाने में बिल्कुल हेल्प करेगा। वो सरप्राइज़ बिल्कुल भी मिस ना करें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है उस सरप्राइज़ से। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। और थॉट ऑफ द डे है कि व्हाट डू यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारो, और इस थॉट का मतलब आपको तब पता चलेगा जब मैं अपना सरप्राइज़ रिवील करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करने वाली हूँ। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। सबसे पहले हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के फॉर्मूले एक बार डाल लेते हैं। याद कीजिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये था। ये यहाँ तक हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक फार्मूला, हर एक के लिए मैंने आपको फार्मूला दिया था कि आप न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। वो फार्मूला है ये वाला, यानी कि ये वाला फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। आप इस वाले फार्मूले को लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको डेरिवेशन भी कराई है, ये डेरिवेशन आपको पार्ट 3 में कराया गया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए अगर आपने ये नहीं कर रखा, अदरवाइज़ आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो भले ही बड़ी हो जाए लेकिन हमें आज समझकर ही जाना है। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया है कि 10 ग्राम क्या आपका सॉल्यूट है, किस में मिलाया, 200 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यानी कि 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है तो 200 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो हमें सॉल्यूट पता चल गया, सॉल्वेंट पता चल गया। आगे है हैज़ अ वेपर प्रेशर 31.84। इनका जो वेपर प्रेशर है वो है 31.84 और आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये जो 10 ग्राम वाला है इसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें गिवन है, और ये जो वेपर प्रेशर आपको गिवन है ये सोल्यूशन का गिवन है। मुझे कैसे पता चला, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छे से समझना है। इंग्लिश एक अलग चीज़ हो गई और जो न्यूमेरिकल की इंग्लिश होती है इसको हमें अच्छे से समझना होता है। अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय, मतलब ये सोल्यूशन जो है वो इनसे और इनसे प्रिपेयर्ड हुआ है, हमें ये बता दिया। और इट हैज़ वेपर प्रेशर इतना, तो ये वेपर प्रेशर किसका हमें दे रखा है, सोल्यूशन का दे रखा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में दो चीज़ की दी है, एक तो सोल्यूशन की दी है और साथ ही प्योर वाटर की दे रखी है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं आपको इन क्वेश्चंस की अलग से PDF भी दे दूंगी लिंक में, आप वहाँ से क्वेश्चंस देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलते हैं एक बार आंसर देखते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं आपको अप्रोच बिल्कुल सिखाऊंगी ध्यान से। अगर आप एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे तो आप बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे, हर टॉपिक से कर लेंगे। तो इस न्यूमेरिकल पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। सबसे पहले मैं आपको अप्रोच दिखाऊंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों लिख लेंगे। ठीक है, आप लेट कर सकते हैं B और A। मैं ज़्यादातर जो करती हूँ, मैं सॉल्यूट को हमेशा B लेट करती हूँ और सॉल्वेंट को हमेशा A लेट करती हूँ। ये मेरा ट्रेंड है, आपकी जो मर्जी, आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो कीजिए। फिर मैं सेकंड चीज़ जो लगाती हूँ ये AB लिखने के बाद कि मुझे सॉल्यूट दे क्या रखा है और सॉल्वेंट क्या दे रखा है। ठीक है, सॉल्वेंट मुझे वाटर दे रखा है क्योंकि आप पीछे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन इज फॉर्म बाय यूजिंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, सॉलिड होता है। तो 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और किस में, हमने 200 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया है। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, वाटर, और सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, सॉलिड। चीज़ आई समझ कि मैंने ये चीज़ अपनी निकाल ली। ठीक है, अब फिर मुझे गिवन मास, दोनों की ही मुझे गिवन मास दे रखे हैं, तो गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ B मेरा सॉल्यूट है, 10 ग्राम दे रखा है मुझे। गिवन मास ऑफ A वाटर का 200 ग्राम दे रखा है मुझे। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कितना था, 31.84, और आपको याद होगा सोल्यूशन का
जब मैंने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया हमने इसमें, तो इस वाले में जो आपका वेपर प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से। इसलिए पी ए लिखा है, पी बी तो कुछ होगा ही नहीं, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर तो इसका होगा ही नहीं। ठीक है, तो पी ए की वजह से होगा, तो ये आपका पी ए हो गया। और पी नॉट हमें प्योर वाटर का भी दे रखा है, क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसका तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। हमें ये भी दे रखा है, हमें क्या बोल रहा है, ये निकालना है। हमें क्वेश्चन में ऊपर बोला है कि आप मुझे मोलर मास निकाल के दिखाइए किसका, सॉल्यूट का, जो कि हमने बी माना है, तो मैंने एम बी लिख दिया यहाँ पे। और एम में वाटर का हमें मोलर मास ऑब्वियस हमेशा पता रहता है 18 ग्राम होगा। ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं पता कि कौन सा पार्टिकल हमने सॉल्यूट में यूज़ किया, इसलिए हमें मोलर मास निकालना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर ऐसे से क्वेश्चन भी आप एग्जाम में छोड़ देंगे अगर आप अभी ध्यान से इसको नहीं देखेंगे तो चलिए फॉर्मूला एक बार चेक करते हैं। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है। मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, मुझे ये भी गिवन है, मुझे ये एम ए भी गिवन है, मुझे ये डब्ल्यू ए भी गिवन है, मुझे ये गिवन नहीं है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें मुझे गिवन और सिर्फ एक चीज़ मिस है, तो क्या मैं इसे निकाल सकती हूँ? ऑब्वियस, ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपको ये आंसर मिल जाएगा। मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिखाया है, आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और ये आंसर निकाल देना है। कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस कीजिए, वरना एग्जाम में कैलकुलेशन के ही मार्क्स कट जाएंगे आपके। अगर आपने वीडियो देख ली तो मैं तो श्योर हूँ कि आपको अप्रोच में आपकी कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद ट्राई करना है। इसका आंसर ट्राई करके फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं फाइंड कीजिए आंसर। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको इसे छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच आपको सिखाऊंगी, आपको किस तरह से करना है। इसमें एक नया टर्म भी जुड़ा है, वेपर फेज। सो ये आपके मैंने बुक से ही एग्जाम्पल उठाया है, साथ में मैंने ये सोल्यूशन भी दिखाया है कि बुक ने ये अप्रोच किया है और मैं क्या अप्रोच करने वाली हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन करने में ईज होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको खुद ट्राई करना है और फास्टली कमेंट करना है अपने आंसर को। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले एक बार रीड करेंगे, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगी कि आपको किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन 3 रीड करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CaCl2, ठीक है, एट 298 केल्विन। द 200 है इसका क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर और 415 जो है आपका किसका है, डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर आपको दोनों का रिस्पेक्टिवली दे रखा है, ठीक है। ये कौन सा वेपर प्रेशर है, ये प्योर का वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CaCl2 एट 298 केल्विन। सो है कि ये प्योर वाला के आपको दे रखा है वेपर प्रेशर, और फिर हमें निकालना है वेपर प्रेशर PT निकालना है। मैं आपको बताऊंगी भी कैसे। आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है कब, जब इतना ग्राम ऑफ CaCl3 और 40 ग्राम ऑफ CaCl2 आप ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनता है होमोजीनियस, तो आपका उस समय टोटल वेपर प्रेशर कितना होने वाला है आपको ये निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो पहला पार्ट तो हमें ये कह रहा है, तो हम पहला पार्ट ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और या मैं आपको दूसरा बता ही देती हूँ। जो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है वो है कंपोनेंट वेपर फेज का, तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालने का आपको धीरे धीरे बताऊंगी। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ ही डायरेक्ट। तो आंसर अब हम देखते हैं एक बार। तो आंसर किस तरह का है कि आपके देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी क्लियर नहीं कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है, आपको किसी को कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए CaCl3 एक कंपोनेंट था, क्लोरोफॉर्म एक था, डाइक्लोरोमीथेन था। ये दो चीज़ आप किसी को ए मानिए किसी को बी मानिए, आपकी मर्जी। मैंने इसे ए माना और इसे बी माना है, ठीक है। फिर मैंने बीच में एक लाइन खींची है ताकि मैं दोनों को सेपरेटली एक बार सॉल्व करूँ। मुझे P0 आपको याद होगा, मैंने लेक्चर नंबर 2 में कराया ये चीज़, या 1 में 2 में कराया शायद से। तो जो नॉट वाला है ये जो है आपका प्योर होता है, ठीक है। तो जो P0A है ये आपको 200 दे रखा है, ऊपर देखा लिखा है। P0B है वो आपको 415 दे रखा है, ठीक है। गिवन मास आपका CaCl3 का दे रखा है, आपने इतना मिक्स किया है, और इसका भी गिवन है आपको। मोलर मास आप निकाल लेंगे। आई होप आपको मोलर मास निकालना आता हो, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको मोलर मास निकालने का भी बिल्कुल एक आसान सा मेथड अच्छा सा बता दूंगी। इसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमें रिक्वायरमेंट है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। आप उसको पहले ही निकाल के रख लीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कीजिए, इससे आपका क्वेश्चन ईजी पड़ जाता है और साथ ही साथ आपको मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। टीचर को भी आसानी पड़ती है कि हाँ ये ज़रूरत थी इसने निकाल लिया है, और नीचे आप डायरेक्ट फॉर्मूले में आंसर पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है,
ठीक है। मैंने ये मोल फ्रैक्शन निकाले इनका, अब ये सब क्यों निकाला है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने निकाला है, ये सोल्यूशन में पी ए क्या होगा, यानी जो ए मैंने जिस सेलेक्ट किया है क्लोरोफॉर्म को, वो सोल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और जो डाइक्लोरोमीथेन है बी, उसका सोल्यूशन में क्या होगा। इसे मैंने क्यों निकाला है मैं आपको बताती हूँ। जो पहला पार्ट था, ठीक है, जो पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा था कि मुझे पीटी निकाल के दिखाओ, यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल के दिखाओ। मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि डाल्टन्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पीटी जो टोटल होगा वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, ये पी ए प्लस पी बी को मैंने ऐड करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब आपको इतना कुछ करना पड़ा, इससे भी एक मतलब देख लेते हैं, क्योंकि इसकी तो मुझे आगे क्वेश्चन में ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको निकाला है। और अगर आपको 2 पार्ट दे रखा है इस तरह का, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट पीटी निकाल सकते हैं। पीटी निकालने का एक और तरीका है जो मैंने आपको डेरिवेशन में कराया था, कि ये पी नॉट ए और पी ए किस तरह से आया फॉर्मूला, उस डेरिवेशन में बिल्कुल अच्छे से बताया मैंने, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, पी नॉट ए, पी नॉट बी और पी नॉट ए। ये सो जो सेकंड पार्ट था हमारा, हमसे कह रहा था कि मुझे वेपर फेज निकाल के दिखाइए, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी आए आप इसे छोड़कर नहीं आए, ठीक है। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी कि आपका सोल्यूशन में जो वेपर फेज है ना, वेपर प्रेशर जो है, उसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। ये किस तरह से करते हैं मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बता देती हूँ। इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, 2 ही कंपोनेंट है आपके सॉल्यूशन में, ए और बी, जितने होंगे आप उनका निकाल लेंगे। नीचे आपको टोटल वेपर प्रेशर रखना है। टोटल वेपर प्रेशर क्या है यहाँ पे, ये पी टी, ठीक है। और ये जो वेपर प्रेशर की बात कर रहा है ना, ये तो पी ए होगा या तो पी बी होगा, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में वेपर प्रेशर, ठीक है। अब वाई ए आपको निकालना है, तो मैंने पीछे निकाल लिया है, मैंने पी ए निकाल लिया है, और ये पी टी भी हमने निकाल लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से वाई बी निकालना है, तो मैंने पी बी निकाल लिया था पीछे, और पी टी भी निकाल लिया था, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं? आपको एग्जाम में इसको अब छोड़ के नहीं आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही जो ये सेकेंड पार्ट है ना, इसका बच्चों को समझ ही नहीं आता, लेकिन अब आप शायद इसे छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सो जो आपका ये क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, मैंने रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर के आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, और तीनों के तीनों मतलब अलग अलग टाइप के हैं। सो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। अब आते हैं जो सेकंड टॉपिक है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, फ्रीजिंग पॉइंट से आते हैं, फिर भी हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। सो जो ये क्वेश्चन है इसको पहले समझते हैं। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इतना ग्राम ऑफ अपने ग्लूकोज ले लिया, जिसको आपने किस में डिजोल्व किया, इतने ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया, हमें के बी भी गिवन है साथ में, ठीक है। अब एक बार चलते हैं आंसर की तरफ, और फिर से अप्रोच मैं आपको सिखाती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का आपका फॉर्मूला ये हो गया है। 2 कंपोनेंट होते हैं हर किसी में, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट। बिल्कुल अप्रोच के साथ मैं हमेशा सॉल्यूट को बी मानती हूँ, यहाँ पे बी मानूंगी, सॉल्वेंट ए है तो यहाँ पे भी ए मानूंगी, ठीक है। फिर आपको देखिए सॉल्यूट जो है आपका ग्लूकोज, क्वेश्चन में क्लियर हो गया है, क्योंकि हमने ये 0.520 डाला है, और किस में मिलाया, सॉल्वेंट में। हमेशा बताती आई हूँ, जिसमें मिला रहे हैं वो हो जाएगा। अब तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हो गया है। तो फिर जिस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है, डब्ल्यू बी गिवन है यानी गिवन मास, डब्ल्यू ए गिवन है यानी कि गिवन मास, और एम बी, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का आप याद कर लीजिए, या तो आपको मोलर मास निकालना आता है, हमें क्वेश्चन में भी फॉर्मूला गिवन है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला ग्लूकोज का तो याद होना ही चाहिए, यू आर इन 12th क्लास। सो इसका जो मोलर मास होता है वो 180 ग्राम होता है, के बी भी हमें साथ में क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर करती हूँ। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है तो आपको 2 सेकेंड में समझ आ जाएगा। ये क्या है, टीबी, डेल्टा टीबी, याद है ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है हमें, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टी बी, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाले का क्या हो जाएगा, टी नॉट बी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाले का, ठीक है। याद आई ये चीज़ें, यानी कि क्लियर हो गया इस बात से कि मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। इट मीन्स कि मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है मुझे यहाँ पे, यानी कि मुझे क्या निकालना है, टी बी निकालना है, ठीक है। तो नीचे आते हैं आप सोल्यूशन के पास, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बी निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टी बी 0.019 कैसे आया फॉर्मूला,
ऑब्वियस। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी और मुझे क्या मिल गया, यहाँ से डेल्टा टी बी मिल गया है। अब डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी था, यानी कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसको माइनस कर देंगे प्योर वाले से। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ये निकालना है प्योर वाटर का। हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, मैंने वैल्यूज पुट की और टी बी निकाल दिया। कुछ था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये, आपको आई होप समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको क्लियर एक बार हो जाए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है और आपको एक्चुअल में निकालना क्या है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन में इसी तरह का यही दिक्कत आती है कि जो बच्चे हैं वो सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं पहचान पाते, साथ में वो ये नहीं पहचान पाते कि आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, किस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। आप ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन बिल्कुल टू कॉपी आपका बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, तो उसी तरह का आपको अप्रोच लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के फटाफट से मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये वाला, मैं कह रही थी मैं आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराऊंगी, सो ये क्वेश्चन अब चलिए करते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। आपके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और इनके अप्रोच भी कई हद तक सेम ही होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस जो आता है वो भी मैंने आपको उसमें बता दिया था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। ये जो डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला होता है ये डिफरेंट हो जाता है। वहाँ यहाँ पे हम प्योर वाले में से सोल्यूशन का माइनस करते हैं, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में हम सोल्यूशन वाले में से प्योर का माइनस करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंट है यहाँ पे बस, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर अप्रोच करते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। क्यों मैं फ्रीजिंग पॉइंट पर स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से ही मैक्सिमम टाइम आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में देखे गए हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से नहीं देखा गया, बॉइलिंग पॉइंट से नहीं देखा गया। आपके जो न्यूमेरिकल्स देखे गए वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट से देखा गया। ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, मैंने जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनके बेस कह सकती हूँ। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़िएगा इसको, ठीक है। अ 4% सोल्यूशन, W/W क्या होता है, वेट बाय वेट, जो कि मैंने आपको मास परसेंटेज कराया था। तो ये मास परसेंटेज दे रखा है 4% ऑफ सुक्रोज, जिसका M मतलब मोलर मास 342 ग्राम दे रखा है, इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना, ठीक है। इन दो लाइन से आपको इतना समझ आ गया है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो 4% का है, ठीक है। सुक्रोज लिया है हमने, इसको हमने किस में मिलाया, वाटर में मिलाया, ठीक है। साथ ही हमें मोलर मास दे रखा है सुक्रोज का, बट आपको एज यूजुअल याद होना चाहिए सुक्रोज और ग्लूकोज का मोलर मास हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना। आपको सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे फिर से क्लियरिटी रखनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी आपको बोले कि 4% ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, जिस भी चीज़ का दे रखा है ना कि 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यानी कि 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज दे रखा है आपको, ठीक है। किसमें, 100 ग्राम ऑफ, और जिसमें भी डाला गया, यहाँ पे वाटर में डाला गया, तो इसका से क्वेश्चन से साफ साफ क्लियर है कि 4 ग्राम ऑफ वाटर है। टोटल सोल्यूशन का मास है 100 ग्राम, तो वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा 96 ग्राम। आपको ये चीज़ समझ आई होगी। 4% सोल्यूशन यानी कि 4 ग्राम आपका सुक्रोज है, और सोल्यूशन कितना है, परसेंट, यानी कि 100 ग्राम का आपका टोटल सोल्यूशन में 4 ग्राम सुक्रोज है, तो वाटर कितना होगा, वाटर ऑब्वियस 96 ग्राम होगा। हमने 100 में से 4 को माइनस कर दिया। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद तो क्वेश्चन फिर आपका फिर से बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद परसेंटेज, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और डिफरेंट थिंग दे रखी है, ये दो चीज़ों को रिलेट करके दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रिलेट किए हैं। अगर मैंने आपको टॉपिक वाइज कराया है तो एक टॉपिक में जो टाइप मैंने क्वेश्चन ले लिया वो मैंने दोबारा टॉपिक में नहीं लिया है, ताकि आपके सारे टाइप्स कवर हो जाए। तो ये दो इस तरह का टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आते हैं तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ऊपर वाले सोल्यूशन का हमें क्या दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया। नीचे वाले का कह रहा है आप कैलकुलेट मुझे करके बताओ, जब मैं उसमें 5% ऑफ ग्लूकोज डाल रहा हूँ वाटर में, और फ्रीजिंग पॉइंट हमें प्योर वाटर का भी गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए पहला जो पार्ट है उसको मैंने बिल्कुल इस तरीके से लिख लिया है। ये मेरा अप्रोच होता है कि पहले मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट को एक्सप्लेन कर लेती हूँ, मुझे क्या दे रखा है, ताकि मुझे क्वेश्चन बिल्कुल ईज पड़ जाए, और टीचर जो आपका चेक करे ना उसको भी बहुत ईजी पड़े, वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो आपके ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट कर देगा, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे आ जाते हैं। सुक्रोज और ये दे रखा है आपको, ये सब गिवन है तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे TF भी आपको गिवन था, इस सोल्यूशन का आपको वो फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन था, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, जो सेकंड वाला पार्ट है फिर मैंने उसको लिखा है, ये भी आपको गिवन है। आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और फिर आपको प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उस वाले पार्ट से आप क्या करेंगे, सबसे पहले
डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, यानी एलिवेशन इन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे आप। डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे जो कि कितना आ गया, 2K आ गया आपका। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे क्या टी एफ दे रखा है और प्योर का भी दे रखा है, तो आप डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे। ठीक है, आपको जब डेल्टा टी एफ मिल गया तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से नाम कमेंट करके बताइए। इसका एक दूसरा नाम था जो जिस नाम से आपको कई बार डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, और इसका जो मैं नाम बोलूँगी अभी बोलूँगी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और दूसरा नाम क्या था फटाफट से कमेंट करके बताइए। जो ये है ये के एफ आपका, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं के एफ निकालूँ क्योंकि मुझे डेल्टा टी एफ पता है, और मोलैलिटी जो है आपकी ये क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू, उसके बाद मोलैलिटी आपकी आ जाएगी तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपकी मोलैलिटी की वैल्यू आने वाली है। पुट करके आप के एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। के एफ की वैल्यू आपकी जैसे ही आ जाएगी आप दूसरे वाले का निकाल लीजिएगा। ठीक है, के एफ की ये आपकी वैल्यू आ गई है के एफ की, और के एफ की वैल्यू आ गई, फिर ये दूसरा वाला क्योंकि आपको क्या निकालना था, टी एफ निकालना था, तो आपने दूसरे वाले में पुट कर दिया और आपको फिर ये टी एफ मिल गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये कंपैरिजन वाले टाइप के क्वेश्चन थे कि आपको दो चीज़ें दे दी है तो आपको एक का जो मिसिंग है वो दूसरे से क्या रिलेट कर रहा है, ये बिल्कुल सोचने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखे जाते हैं, तो ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपके क्वेश्चन है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मैंने आपको बताया ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन में डब्ल्यू, ये है वो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और टी अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, ये टेम्परेचर है आपका, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मैं क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट 300 केल्विन पे 30 ग्राम ऑफ अपना ग्लूकोज ले लिया, प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। ठीक है, देखो 30 ग्राम ऑफ अपने ग्लूकोज ले लिया, किसमें 1 लीटर ऑफ वाटर में डाला, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया 4.98। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ग्लूकोज सोल्यूशन इज इतना, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इतना चेंज हो गया, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे ही चेंज हुआ है, तो अब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जो दे रखा है ये पहला ऑस्मोटिक प्रेशर और ये फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये इनिशियल में ऑस्मोटिक प्रेशर इतना था, फाइनल में ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ही था, तब भी 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ही है, लेकिन जो ये आपका इस लीटर जो था ना सोल्यूशन, मतलब जिस सोल्यूशन में वो प्रेजेंट था आपका ग्लूकोज, उसका चेंज हो गया है, यानी उसका वॉल्यूम चेंज हो गया है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरा ये है, जैसे इसमें मैंने 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिला है, 1 लीटर ऑफ वाटर था पहले, उसमें 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिला दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने वाटर की जो क्वांटिटी है वो मैंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी है। इंक्रीज कर दी तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो कंसंट्रेशन कितना चेंज होगा वो आपको निकालना है। तो ये भी कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन हो गया है। वैसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्वेश्चन आते तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, पर ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा और प्रीवियस क्वेश्चन में था ये, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले वो लिस्ट बना ली जो जो इसमें दे रखा है। ठीक है, फिर मैंने अपना अप्रोच स्टार्ट किया लगाना। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे कि फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने पार्ट 1 में पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखा था, जिसमें मैंने एक लिया था मोलैलिटी लॉ ऑफ डाइल्यूशन कुछ इस तरह का नाम था उसमें। तो उसमें क्या था कि m1 इंटू वी1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू वी2, कुछ इस तरह का था वो। उसी तरह का लॉ यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर में भी एप्लीकेबल होता है, पाई1 इंटू वी1 इज इक्वल्स टू पाई2 इंटू वी2। ठीक है, वही चीज़ लगाते हुए यहाँ पे मैंने वी2 की वैल्यू निकाल ली, आ गई वी2 की वैल्यू। बस इसके बाद तो क्वेश्चन अब कुछ भी नहीं रहा, आपको फिर फॉर्मूले में वैल्यू लगाना है सी वी इंटू, क्योंकि ये बिल्कुल लॉ ऑफ डाइल्यूशन वाला यहाँ पे आ जाता है। जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्चुअल में आपकी मोलैरिटी ही होती है, यहाँ पे मोलैलिटी नहीं होती, मोलैरिटी होती है, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये वो वाला लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूला पुट किया, C2 की वैल्यू निकाल दी, और यही हमें निकालना ही था। अब आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर का। यही एक ऑस्मोटिक प्रेशर का मुझे लगा कि एक क्वेश्चन है जो आपको मुश्किल लगेगा। यह मैंने सारा सब कुछ करा दिया है कंप्लीट। आपको हर एक न्यूमेरिकल, हर एक टाइप की न्यूमेरिकल कराया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और साथ ही मैं आपको कहूँगी कि इन न्यूमेरिकल्स के जो मैंने कराए हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें। मैं PDF लिंक में डाल दूँगी, इन न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी ना छोड़े, पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। जहाँ पे समझ नहीं आई उसको दोबारा रिपीट करके देखिए। मैं अपना पर्सनल तरीके से कह रही हूँ आपको कि आप इस वीडियो को नहीं
अगर छोड़ देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ द टाइम आ गया है कि मैं अपना सरप्राइज़ रिवील करूँ आप लोगों के सामने। सो जो सरप्राइज़ है वो ये है कि मैं एक टिक मार्क एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगी। ये बिल्कुल चैप्टर वाइज होगा केमिस्ट्री के लिए। अगर आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्टिंग से ही अपने बुक में मार्क रखते हैं या कहीं पे मार्क करके रखते हैं और उस स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप बुक पढ़ने जाएंगे कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी आप पढ़ लेते हैं। कई बार आप उसमें फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, आप उसको फालतू में डीप स्टडी करते हैं जो आपके कहीं काम नहीं आने वाली। सो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, ताकि आप लोग अपना फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करें। आप बिल्कुल फोकस जो आप अपनी जो जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, जितने मार्क्स गेन करना चाहते हैं, आप वो गेन करें, आप कहीं भी पीछे ना हो। इसलिए मैंने ये बिल्कुल स्टार्ट की है सीरीज़। इसमें मैं आपको ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगी, एनसीईआरटी की बुक से टिक कराऊँगी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स कहाँ से आएंगे, 3 मार्क्स कहाँ से आएंगे। अगर फिजिकल केमिस्ट्री का वो टॉपिक है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का किस न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, आपको मैं हर एक चीज़ कराऊंगी। तो सोल्यूशन चैप्टर तो आपका अब कंप्लीट हो गया है। मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे बेस न्यूमेरिकल करा दिए हैं आज, और अब मैं थोड़ा सा वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस भी एक न्यूमेरिकल करा दूंगी, क्योंकि अगर आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर ली है तो वेंट ऑफ फैक्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये रही मेरी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस न्यूमेरिकल को एग्जाम में छोड़कर नहीं आए। थैंक यू सो मच।